Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you know, Sure Short series is in process. Today we will discuss the chemical bonding. That is the chapter of class 11th in organic chemistry. So let's start with the question number first. Define chemical bonding. This is define chemical bond, cause of chemical combination and types of chemical bonding. तो बच्चे पहली बात ये chemical bond क्या होता है इसको सीखते हैं. केमिकल बॉन्ड कुछ डिफरेंट नहीं होता. दिस इज सिंपली दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम together as a simple as a stable unit. As a stable unit is a chemical bond. तो पहली बात जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स in order to hold them together as a stable unit. Is that clear? This is the chemical bond. दूसरी बात, what is the cause of chemical combination? Atoms combine क्यों होते हैं? Why they go for the formation of a chemical bond? तो जो इसका यहाँ पे हम लिखेंगे cause जो है, cause of chemical combination, तो दो reasons हमारे पास होते हैं. एक classical reason है और दूसरा modern approach as per VBT, valence bond theory, वहां से हमारे पास दूसरा reason आता है. तो बच्चे जो पहला reason है, what is the cause of the chemical combination? तो पहला रीजन में लिखूंगा टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. आपके वैलेंस शेल में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, जिसे हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. जिसे हम बच्चे कहते हैं कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. तो पहला रीजन ये है काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो एटम्स बच्चे होते हैं वो इस गर्ज से कंबाइन होते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आए. और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. और जो बच्चे दूसरी बात है जो कि मॉडर्न अप्रोच से है, टू एक्वायर a state of minimum potential energy. Chemical bond between two atoms तभी बनता है जब वो स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर करे. जैसे मैं समझाता हूं. अगर मैं बच्चे यहां पे एक ग्राफ लूं, जस्ट लाइक दिस, और यहां से हम डिस्टेंस को लेते हैं, डिस्टेंस r, और यहां से बच्चे हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को. हमारे पास जब दो एटम्स होते हैं जिनके बीच में बॉन्ड बनाना है, इनिशियली वो बहुत ही दूर होते हैं, एट इंफिनिटी वो बहुत ही दूर होते हैं. लेकिन जब वो आपस में नजदीक आते हैं, उनमें दो चीजें होती है. एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है. और कुछ टाइम के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट रहता है ताकि ये जो एटम्स होते हैं जिनके बीच में बॉन्ड बनना है, ये आपस में नजदीक आते हैं. और एक पॉइंट आता है जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन आपस में बराबर हो. और वही पॉइंट जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर हो, उसे बच्चे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. और उसके बाद अगर आप चाहोगे कि फिर से एटम नजदीक आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट होता है और पोटेंशियल एनर्जी एकदम से इंक्रीज होती है. और इसका जो ग्राफ आता है बच्चे, वो मैं समझाऊं, वो कुछ यूं आता है, लाइक दिस. तो ये वाला पॉइंट जो यहां पे है,
यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बच्चे होता है ये एग्जैक्टली इक्वल होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन के, और दिस इज द पॉइंट जहां पे आपका बॉन्ड बनता है। एंड इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा ये सबसे मिनिमम आएगा, पहली बात। और अगर आप फिर से पहले जब ये दूर दूर थे आप इसे नजदीक ला रहे हो तो यहां से लेके यहां तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डोमिनेंट देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां तक बचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट रहेगा देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और धीरे धीरे एटम जो आपस में नजदीक 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 आने लगेंगे, एक पॉइंट आएगा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन आपस में बराबर आएंगे, तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड ऑकर्स। यहां से बच्चे बनता है केमिकल बॉन्ड, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है दैट इज मिनिमम। और उसके बाद अगर आप इन एटम्स को फर्दर नजदीक लाना चाहोगे तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा दैट विल गेट डोमिनेटेड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द सेकंड रीजन। तो हमने दो रीजंस पढ़े। एक रीजन हमने पढ़ा टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल जिसे कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट कहते हैं, और दूसरी बात बच्चे टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने ग्राफिकली भी सिखाया। और उसके बाद हमसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, और टाइप्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड में हमें क्या करना है, जो कि बच्चे केमिकल बॉन्ड होता है, जो एक केमिकल बॉन्ड बच्चे होता है, इसके हमारे पास मोटे मोटे अल्फाजों में अगर मैं बोलूं दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप ऐसा होता है, एक कैटेगरी ऐसी होती है जिनमें हमें केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ मिलती है हायर, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं, और हमारे पास और एक टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम बच्चे कहते हैं वीक बॉन्ड्स। अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में हमारे पास बच्चे आता है पहले नंबर पे, उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड के बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आता है उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आफ्टर दैट हमारे पास आता है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सबसे लास्ट में अगर मैं लिखूं तो हमारे पास आता है मेटालिक बॉन्ड। आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में हमारे पास 4 बॉन्ड्स आते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड द लास्ट वन इज द मेटालिक बॉन्ड। लेकिन अगर हम वीक बॉन्ड्स की बात करें तो हमारे पास यहां पे जो पहले नंबर पे आता है उसे मेरे बच्चे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसे हम कहेंगे वैन वाल्स बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो वैन वाल्स बॉन्ड होता है दिस इज ड्यू टू द वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 स्पीशीज। और अगर हम यहां पे आयनिक बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड बच्चे बनता है बाय शेयरिंग ऑफ, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है दिस इज बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में हमारे पास एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, मेटल उन्हें एक्सेप्ट करता है, और इस बॉन्ड जब ये बनता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और बनने के बाद दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव्स इन अ सिमिलर वे जिस तरह बच्चे कोवैलेंट बॉन्ड बिहेव करता है। एंड लास्ट वन इज द मेटालिक बॉन्ड जो कर्नल और इलेक्ट्रॉन सी के बीच में होता है। लेकिन ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिंपली मैं आपको जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, और रिपीट मैं कर रहा हूं यहां पे दिस इज अ केमिकल बॉन्ड नॉट केमिकल बॉन्डिंग। Define a chemical bond, cause of chemical combination and types of chemical bond. I think types of chemical bonds. Sorry. I think this is clear. This is the question number first. दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है what is octet rule? Give 3 limitations of octet rule and draw Lewis structure of CO2. तो बच्चे इसमें क्या करना है, octet rule क्या होता है। पहली बात अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल इट इज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ गैसेस।
इनर्टनेस ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है ऑक्टेट रूल। और एज पर ऑक्टेट रूल जो है, जो वैलेंस शेल में है, वैलेंस शेल जो बच्चे एटम की होती है वो होनी चाहिए कंप्लीट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होनी चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स should be present in valence shell। इसी गर्ज से बॉन्डिंग होती है और ऑक्टेट रूल यही कहता है कि एटम्स कंबाइन तब तक होते हैं जब तक ना वो इनर्टनेस ऑफ गैस को अचीव करे। दूसरी बात, गिव 3 लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अगर मैं यहां पे ऑक्टेट रूल को थोड़ा सा पहले और एक्सप्लेन करूं, दूसरी बात अगर मैं यहां पे लिखूं, जो एटम्स होते हैं, एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो ये 2 तरीकों से कंबाइन होते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, जिसके रेस्पेक्ट में हमें जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरी बात, अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, वहां से जो बॉन्ड बचे बनेगा उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। दोनों प्रोसेसेस, चाहे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, गेन और लॉस, दोनों चीजें जो होती है, शेयरिंग, ट्रांसफर, ये दोनों चीजें जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीजन, एक ही रीजन के लिए होती है, ताकि एटम का जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए और उनका ऑक्टेट बचे कंप्लीट हो जाए। तो हम यहां पे बोलेंगे जो एटम जो होते हैं ईदर कंबाइन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और by sharing of electrons in order to complete their octet। ये एक्चुअली लेविस थ्योरी का भी स्टेटमेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है ऑक्टेट रूल, गिव 3 लिमिटेशंस। ऑक्टेट रूल इट इज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ द गैसेस। और एटम जो कंबाइन होते हैं आपस में, या तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे, या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे बाय ईदर बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दोनों चीजें जो भी होगी इससे एक ही वजह के लिए हो जाएगी, ताकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो और ये इनर्टनेस ऑफ गैस को अचीव करे। दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑक्टेट रूल, पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, हमसे पूछा गया है गिव 3 लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अगर मैं बच्चे लिमिटेशंस की बात करूं, तो जो पहली लिमिटेशन बच्चे हमारे पास आएगी, फर्स्ट वन, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। चूंकि इस रूल के अकॉर्डिंग एटम्स कंबाइन होते हैं ओनली टू अचीव देयर नोबल गैस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। उस आर्गुमेंट के लिए, उससे के लिए ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। क्लियर? समझ में आया? लेकिन हमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जो हाइपर वैलेंट थे। क्या मैं लिखूं? एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर वैलेंट एंड हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। लेकिन हमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जिनका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बल्कि 8 से ज्यादा भी थे, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स में मिले जो बने थे लेकिन जिनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। लेकिन हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये समझते थे कि जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो इसी गर्ज से होगी ताकि उनके वैलेंस शेल में बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस ने इस ऑक्टेट रूल को एक लिमिटेशन दी। और जैसे अगर मैं हाइपर वैलेंट की बात करूं, हाइपर वैलेंट में अगर मैं एग्जाम्पल लूं PCl5 की, या मैं एग्जाम्पल लूं SF6 की, और PCl5 का स्ट्रक्चर अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं तो दिस विल बी लाइक दिस। और अगर फास्फोरस के वैलेंस शेल में आप देखो, इसी तरह अगर मैं SF6 का बनाऊं, और आप यहां गौर से देखो, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 और 2, तो इसके वैलेंस शेल में बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं।
एज पर ऑक्टेट रूल आने कितने चाहिए 8, लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम कहेंगे हाइपर वैलेंट कंपाउंड क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं SF6 की बात करूं, SF6 में हमारे पास वैलेंस शेल ऑफ सल्फर में कितने आते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसको भी आप बोलोगे हाइपर वैलेंट। एंड मजे की बात यह है ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट होता है। और अगर मैं हाइपोवैलेंट की बात करूं, इसमें अगर हम एग्जांपल ले BeCl2, तो अब ध्यान से देखो BeCl और Cl, और यहां पे इसमें बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट्स, इधर वो हाइपरवैलेंट हो या बच्चे वो हाइपोवैलेंट हो। दिस इज द लिमिटेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी लिमिटेशन जो बच्चे है दैट इज जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन की जो स्पीशीज है वो फॉलो ही नहीं करती, डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते ही नहीं है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नेचर में एग्जिस्ट करती है, बट एज पर ऑक्टेट रूल उनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल दे एग्जिस्ट, जस्ट फाइंड्स द अनदर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तीसरी बात, अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं जो ऑक्टेट रूल की है, इसमें पहली बात एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइपरवैलेंट एंड द हाइपोवैलेंट, और दूसरी ये आपको समझ में आया हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट, और दूसरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। और इसकी जो तीसरी लिमिटेशन बच्चे बनेगी एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स विद existence of compounds of noble gases with oxygen and fluorine। जैसे चूंकि नोबल गैसेस में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, अगर मैं ज़ीनॉन की बात करूं ऑलरेडी इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इट्स ऑक्टेट, तो एज पर ऑक्टेट रूल ये कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बनाता है। XeF2 ऐसे कंपाउंड्स हमें मिले, XeOF2 बहुत सारे हैं, तो इन दोनों को हम कोट करते हैं फॉर द बोर्ड परस्पेक्टिव। तो ऐसे ये जो ज़ीनॉन है, यहाँ पे भी जो ज़ीनॉन है ये एक्चुअली नोबल गैस है। अगर ये इनर्ट गैस नोबल गैस है तो इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं होने चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, ये भी कंपाउंड्स बनाते हैं फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो इनकी एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है। एंड दिस फाइंड्स द अनदर लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। नाउ इसके बाद जो हमें बच्चे पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ CO, we have to write the structure of CO2। CO2 का स्ट्रक्चर डालने के लिए सबसे पहले बच्चे आप क्या करो, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो। तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कार्बन के 4 आएंगे, ऑक्सीजन का 6 और दूसरे ऑक्सीजन का 6, तो ये टोटल आएगा 16 के बराबर। और जो रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपके पास रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो कितने होंगे, कार्बन के लिए 8 आने चाहिए, ऑक्सीजन के लिए 8, दूसरे ऑक्सीजन के लिए 8, यह आने चाहिए 24। अगर मैं रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट करूं अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो ये आएगा 24 - 16, जिसका आंसर आएगा 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगी डिफरेंस। और जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे वो आएंगे दिस 8 डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा 4। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में 4 बॉन्ड्स होंगे ऐसे, या तो ऐसे होगा, या हमारे पास ऐसे होगा, या हमारे पास ऐसे होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बच्चे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास 4 आते हैं, तो हमने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। अब आप मुझे बोलो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स और होने चाहिए, कार्बन पे कोई भी नहीं, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स बच्चे होने चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। और यहाँ पे इस पे 1 लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 2 2 6 और 2 8, यहाँ से 2 और 2 4, 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8,
यहाँ से भी 2 2 4 2 2 4 8 आएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और बच्चे यहाँ पे 3 लोन पेयर्स होंगे। तो इसका मतलब CO2 का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर। अब मजे की बात यह है, दोनों साइड से 2 पाई बॉन्ड्स होंगे या एक ही साइड से दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे। अगर एक ही साइड से दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स यूं आपको नजर आएंगे। अगर दोनों साइड से 2 पाई बॉन्ड्स है, एक एक पाई बॉन्ड है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ Cl2 O2 एंड N2। अगर मैं बच्चे Cl2 की बात करूं और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो इसके वैलेंस शेल में बच्चे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं Cl2 के बाद O2 की बात करूं, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बच्चे ये 1s2 2s2 2p4 के बराबर आएगा। तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और लास्ट वन, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, दिस इज 1s2 2s2 2p3, तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पहली बात, हमें क्या करना है, हमें Cl2 की फॉर्मेशन देखनी है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और O2 की भी और N2 की भी। हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली formed by the mutual sharing of electrons। अगर जो गोबर ये समझ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे पे कोवैलेंट बॉन्ड, तेल क्या करूं, अगर यहाँ पे Cl2 है, Cl2 विच इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम, ऑक्सीजन की भी मालूम और नाइट्रोजन की भी मालूम। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक क्लोरीन बनाऊं, दूसरा क्लोरीन इसके बगल में बनाऊं, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और 7वां यहां पे आएगा। इन द सिमिलर वे इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां से आप नो 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 अगर आप यहां से काउंट करोगे और यहां से काउंट करोगे, इस क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहां पे आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर बचे 1 के बराबर आएगा। इज दैट क्लियर? और अगर आप ऐसे लिखोगे, इसका मतलब जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स होंगे वो भी एक ही होगा। अगर आपको ये समझ में आया है कि आप ऑक्सीजन के लिए खुद से लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन बनाऊं, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन बनाऊं, 1 2 3 4, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 और 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे बच्चे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सिमिलरली इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे शेयर्ड हुए हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में है, इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स होंगे। दैट मीन्स जो बच्चे बॉन्ड ऑर्डर आएगा बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स वो हम कहेंगे 2 के बराबर, या हम बोलेंगे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएंगे, 2 के बराबर। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं सिमिलरली N2 की बात करूं, हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यहां पे है, और नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास भी 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहां पे अगर आप बनाना चाहोगे तो यहां पे जो इसका ऑक्टेट भाई साहब आएगा, दैट विल बी लाइक दिस। नाइट्रोजन का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
और इसका कुछ ऑक्टेट यू आएगा, और यहां पे आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हुए हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स आएंगे, और जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर बच्चे 3 के बराबर आएगा, और जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बच्चे किसके बराबर आएंगे, 3 के बराबर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड लैटिस एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, ये शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आयनिक बॉन्ड जो होता है ये कैसे बनता है, फॉर्मड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ट्रांसफर का मतलब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे बनता है। जब ये आयनिक बॉन्ड बनता है ये लीड करता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो भी कंपाउंड यहां से बनेगा बच्चे, उस कंपाउंड को नाम दोगे आप आयोनिक कंपाउंड। इसका मतलब जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, एक लॉस करे दूसरा गेन करे, वहां से जो कंपाउंड बने बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? नाउ जैसे मैं आपको यहां पे कोई एग्जांपल देता हूं। हमारे पास सोडियम है Na, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और क्लोरीन हमारे पास है, ये इसी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इस प्लस और माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा 1 एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस आयनिक बॉन्ड के बनने से जो बच्चे कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं यहां पे NaCl लिखूं, NaCl, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इसको अगर मैं पानी में डालूं, इसको बच्चे कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। तो जो M पॉजिटिव आएगा अलग से, ये डिसोसिएट होगा एक्वस, Na प्लस और Cl माइनस एक्वस, और साथ में यहां पे एनर्जी बाहर निकलेगी जिसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इतना आपको आयनिक बॉन्ड में अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। दूसरी बात, सर लैटिस एनर्जी, जो लैटिस एनर्जी होती है इसकी 2 डेफिनेशंस है। लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे मेरे पास M है, दिस इज इन गैसियस स्टेट, प्लस मेरे पास X है, दिस इज इन गैसियस स्टेट। आपस में जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो यहां पे M प्लस X माइनस बनेगा, जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो इसको आप लिखोगे एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound, जब आयनिक कंपाउंड का 1 मोल forms from its constituent gaseous ions, इसी को कहते हैं लैटिस एनर्जी, जिसे आप डिनोट करते हो रिप्रेजेंटेड बाय U। दिस विल बी द लैटिस एनर्जी। सो ये वाला क्वेश्चन हुआ, इसमें आपका आयनिक बॉन्ड भी हुआ और ये भी हुआ। व्हाट इज फजान्स रूल, डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड्स। बच्चे ध्यान से देखो, हमारे पास एक्चुअली होता है कैटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आयनिक बॉन्ड में, और हमारे पास होता है एनाइन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इस कैटाइन की कैपेसिटी है, अगर इसका पावर है
इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करना, डिफॉर्म करना और अपने अपने पास अट्रैक्ट करना, अगर इस कैटाइन की कैपेसिटी है, अगर इसकी टेंडेंसी है इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करना, अट्रैक्ट करना टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इसमें जब आप देखोगे इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा आफ्टर पोलराइजेशन, जब आप ये प्लस इसको अपनी ओर पोलराइज करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो आपको लगेगा कुछ यूं आपको नजर आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बीच में थोड़ा सा शेयर होगा, तो इसको हम कहते हैं बच्चे पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन से आयनिक बॉन्ड में डेवलप होता है एक कैरेक्टर, उसको कहते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, एक के पास पॉजिटिव दूसरे के पास नेगेटिव, लेकिन अगर इस कैटाइन की इतनी कैपेसिटी है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर सकता है और एनाइन की पॉसिबिलिटी, टेंडेंसी है कि अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज होने दे, तो बीच में एक प्रोसेस आती है, जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन की वजह से बच्चे इस आयनिक बॉन्ड में एक कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो वही हमें पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ अ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? तो हम यहां पे लिखेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर, is developed by the process या by the polarization process। अब यहां पे दो चीजें हैं। अगर मैं कैटाइन की बात करूं विद रेस्पेक्ट टू कैटाइन, की बात करूं तो विद रेस्पेक्ट टू कैटाइन हम जो यूज करते हैं वो हम करते हैं पोलराइजिंग पावर को यूज। किसको पावर करते हैं बच्चे? किसको यूज करते हैं? पोलराइजिंग पावर, जिसको आप फाई से लिख सकते हो, पहली बात। और जो भैया एनाइन होता है, क्या होता है? एनाइन। तो विद रेस्पेक्ट टू एनाइन जो हम डिफाइन करते हैं टर्म, उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और जितना पोलराइजेबिलिटी एनाइन की ज्यादा होगी और पोलराइजिंग पावर कैटाइन का ज्यादा होगा, उतना बच्चे होता है ज्यादा पोलराइजेशन। और जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना ऑब्वियसली ज्यादा होता है कोवैलेंट कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या सीखा? आयनिक बॉन्ड्स जब बनते हैं तो हमारे पास कैटाइन होता है और एनाइन होता है। अगर कैटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और एनाइन की पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिफॉर्म हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा बाय द प्रोसेस पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन की वजह से यहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। अब जो कोवैलेंट कैरेक्टर बच्चे डेवलप हुआ, इसके लिए हम लिखेंगे जो कोवैलेंट कैरेक्टर है इज डेवलप्ड बाय द पोलराइजेशन प्रोसेस। अब इस पोलराइजेशन प्रोसेस में विद रेस्पेक्ट टू कैटाइन जब आप बात करोगे, यू हैव टू टॉक अबाउट द पोलराइजिंग पावर, जिसे आप फाई से डिनोट करते हो। और विद रेस्पेक्ट टू एनाइन जो आपके पास बच्चे होता है उसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब मैं कह रहा हूं जितना कैटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा और उतना ही बच्चे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब कुछ कंडीशंस है या कुछ फैक्टर्स है, अगर मैं इन्हें यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। देखो, सबसे पहली बात, साइज ऑफ कैटाइन जो होगा, अगर ये स्मॉल है, क्या है? बहुत कम है, तो इसका जो पोलराइजिंग पावर है, कौन सा पावर? तो जो इसका पोलराइजिंग पावर जिसे आप फाई कहते हो, ये बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। साइज ऑफ कैटाइन जितना क्या होगा? स्मॉल, उतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और उतना ही बच्चे पोलराइजेशन ज्यादा होगी। और जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतना ऑब्वियसली बच्चे कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा
वो भी ज्यादा होगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर मैं साइज की बात करूं लेकिन एनाइन के रिलेटेड, तो जो साइज ऑफ एनाइन बच्चे होगा ये होना चाहिए लार्ज। जितना ज्यादा साइज होगा उतना जो एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दैट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर पोलराइजेबिलिटी। तो यहां पे हम बोलेंगे उस टाइम पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होगी और जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर ये फजान के ही दिए गए हैं। तीसरी बात, अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज ऑफ कैटाइन, और यहां पे मैं लिखता हूं सॉरी, अगर मैं चार्ज ऑफ कैटाइन की बात करूं, जितना ये ज्यादा होगा उतना Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना फाई का वैल्यू ज्यादा होगा, पोलराइजेशन का वैल्यू ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा। सिमिलरली चार्ज ऑफ एनाइन सेम थिंग, यहां पे जितना चार्ज ऑफ एनाइन ज्यादा होगा, वेट, इसको यहां पे लिखते हैं कैटाइन एंड एनाइन, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो, व्हाट इज फजान्स रूल, डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड, और मैंने कुछ फजान्स के कुछ रूल्स यहां पे लिखे और यहां पे पोलराइजेशन सिखाया। तो इतना आपको अपने बोर्ड में लिखना है, बात खत्म। एक्सप्रेस वीबीटी एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, एनी एटम ऑफ एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड्स only to pair up its unpaired electrons present in ground state or excited state। पहला पॉइंट है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है जब उसे बॉन्ड बनाना होता है, वो किस लिए बॉन्ड बनाता है, ताकि जो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर अप हो जाए, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है, उसकी एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है। क्लियर? जैसे मेरे पास कोई एटम है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे है और दूसरा एटम ऑर्बिटल जिसपे दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे है। ये आपस में कंबाइन इस गर्ज से होते हैं ताकि इन दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो और कुछ ऐसा बने। तो आप ध्यान से देखो, यहां पे जो पहला पॉइंट है, एनी एटम ऑफ एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड्स ओनली टू पेयर अप इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। और दूसरी बात, ये जो पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है, ये कैसे होती है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, चूंकि हाफ फिल्ड मैंने बनाया, ऑफ एटम्स ऑफ ईच वन हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, दिस इज with opposite spins and forms a covalent bond with pairing of electrons present in the valence shell having opposite spin। yes, तो यहां पे क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास होंगे बच्चे, इनमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल है, इनकी स्पिन होनी चाहिए अपोजिट, ये आपस में कंबाइन, हाफ फिल्ड है, ये आपस में कंबाइन होंगे और ये ओनली जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेयरिंग यहां पे एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? नाउ लुक, हमसे क्या पूछा गया है, अगर मैं ये लिखूं दिस इज द ऑर्बिटल, पहली बात ऑफ एटम ए, दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ एटम बी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड विद अपोजिट स्पिन्स, आपस में जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर हुए विद अपोजिट स्पिन्स लाइक दिस। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, हमें बनाना है सिग्मा, हमें सिग्मा और ये दो पॉइंट्स वहां पे लिख लो, ये बना लो, बात खत्म। हमें बनाने हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। एक्चुअली हमारे पास होता है एक ओवरलैपिंग, क्योंकि ये वाले जो एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं और बनाते हैं ये बॉन्ड आपस में। तो सिंपली हमारे पास अगर आप
हमारे पास कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। कौन सी ओवरलैपिंग बच्चे? कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और हमारे पास दूसरी ओवरलैपिंग कोलैटरल ओवरलैपिंग। ध्यान से देखना, जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, जो बच्चे कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है? जो ओवरलैपिंग होती है, जो ओवरलैपिंग होती है, ये होती है ऑकर्स अलोंग द एक्सिस। पहली बात, ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है। और एक्सिस जो हम लेते हैं, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दूसरी बात, जब भी ओवरलैपिंग होगी कोएक्सियल ओवरलैपिंग में, ऑलवेज जो बॉन्ड बनता है डेट इज सिग्मा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चे बनता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यहां पे जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग ऑकर्स परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिसे आप जेड एक्सिस मानते हो। और यहां से जो बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। उसके बाद और एक चीज, जो स्ट्रेंथ होती है सिग्मा बॉन्ड की, इज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की जो बच्चे स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेटर होती है देन द स्ट्रेंथ ऑफ द पाई बॉन्ड। और यहां पे अगर मैं ये बनाने की कोशिश करूं, यहां पे जो ओवरलैपिंग होती है ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जिसे आप हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हो। दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यहां से जो ओवरलैपिंग होती है इसको कहते हैं कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन जो यहां पे बच्चे बनता है कोलैटरल ओवरलैपिंग से, दैट इज दिस। अब यहां पे अगर मैं बोलूं, यहां पे ओवरलैपिंग होता है ये, और यहां पे ओवरलैपिंग होती है, और इसको कहते हैं ओवरलैपिंग जोन। क्या कहते हैं इसको बच्चे? कहते हैं ओवरलैपिंग जोन। अगर मैं आपको बोलूं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग के जोन्स कितने हैं? 1 और 2, 2। और यहां पे अगर मैं आपको बोलूं ओवरलैपिंग जोन्स कितने हैं सिग्मा बॉन्ड में, तो आप बोलोगे ओनली 1। जब ओवरलैपिंग जोन 1 होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब ओवरलैपिंग जोन्स बच्चे 2 होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द पाई बॉन्ड। अब जो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में, ये ऊपर की ओर होगी। आप देखो ओवरलैपिंग जोन यहां पे है और यहां पे होगी। लेकिन जो यहां पे है ए और बी के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन यानी कि अलोंग द न्यूक्लियर होगी। इज दैट क्लियर? नाउ ये हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। नाउ एक्सप्रेस VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड प्रिडिक्ट द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। पहली बात, ये जो बच्चे थ्योरी है इसके 1-2 पॉइंट से ये आप लिख लेना। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंशियल। ये बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर्स भी हो सकते हैं। पहली बात, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है ये डिपेंड करती है, दिस इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि वैलेंशियल में होते हैं, चाहे वो बॉन्डेड पेयर्स हो या फिर वो नॉन बॉन्डेड पेयर्स हो। पहली बात। दूसरी बात, जो एवरी मॉलिक्यूल होगा इसकी एक टेंडेंसी होती है कि एक जियोमेट्री को अचीव करे, और उस जियोमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे मिनिमम होनी चाहिए। उस गर्ज से ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो इसके वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्डिंग पेयर्स होंगे नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होंगे, उनके बीच में रिपल्शन कराता है। रिपल्शन कराने के बाद अपनी
जियोमेट्री को ऐसे अचीव करता है जिस पॉइंट पे, जिस जियोमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये सबसे मिनिमम स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को एक्योर करे। और वो जो शेप होती है उसे हम जियोमेट्री, उसको वो जो जियोमेट्री होती है और वो जियोमेट्री होती है स्टेबल जियोमेट्री। उसमें जो रिपल्शन पैरामीटर्स होते हैं वो उस रिपल्शन पैरामीटर्स ऐसे एडजस्ट हुए होते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। अगर मैं यहां पे बात करूं, एवरी मॉलिक्यूल हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर सर्टेन जियोमेट्री शेप in which repulsion between various electron pairs is minimized and thus maximize distance between them। आपके पास जो भी मॉलिक्यूल होगा, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं हमारे पास A है, B है, B है और यहां पे एक लून पेयर यहां पे है, दूसरा लून पेयर यहां पे। ऑब्वियसली इन दो लून पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगी। अगर मैं इस रिपल्शन का ऑर्डर दूं तो इस रिपल्शन के ऑर्डर को हम ए लिखेंगे। इस लून पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी जिसे हम बी बोलेंगे। इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, इसे सी बोलेंगे। तो इनके बीच में रिपल्शन होगी। हाँ, जो लून पेयर वाली रिपल्शन होती है वो लून पेयर रिपल्शन वाली ज्यादा होती है देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और वो ज्यादा होती है देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। चला मैं वनु अगर यमन दोन लून पेयरन मज वाग रिपल्शन या यथ बॉन्ड पेयरस यथ लून पेयरस पानवे रिपल्शन या यमन दोन बॉन्ड पेयरन पानवे रिपल्शन यम करन एडजस्ट पन पोजीशन इन सच अ वे जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में चाहे बॉन्डिंग हो नॉन बॉन्डिंग हो, इनके बीच में ऐसे रिपल्शंस को एडजस्ट करेंगे ताकि बहुत ही मिनिमम रिपल्शन हो इनके बीच में, और जो इनकी डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो ताकि एक स्टेट ऑफ स्टेबल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करे। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जियोमेट्री आती है वो हम इन मॉलिक्यूल्स के लिए लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या नॉन बॉन्ड पेयर्स हो। दूसरी बात, जो भी बॉन्डिंग पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शंस होती है और इन रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। लून पेयर रिपल्शन ज्यादा देन लून पेयर बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। और ये चाहते हैं कि हम ऐसी जियोमेट्री को अटेन करें, ऐसी जियोमेट्री को अचीव करें जहां से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें मिले, और उस चक्कर में ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन होती है उसको मिनिमाइज करते हैं और अपनी जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द VSEPR थ्योरी। दो चीजें। उसके बाद तीसरी चीज इसके लिए क्या है, जो VSEPR थ्योरी है, इसने बोला जो जियोमेट्री है किसी भी मॉलिक्यूल की इज डिसाइडेड बाय, उसे डिसाइड किया जाता है इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वही डिसाइड करता है मॉलिक्यूल की जियोमेट्री, पाई बॉन्ड नहीं करता। ऐसा क्यों? अगर मैं यहां पे A सिंगल बॉन्ड B, यहां पे सिंगल बॉन्ड B लूं, इसकी जियोमेट्री जब देखी गई दिस वाज परफेक्टली लीनियर। लेकिन उसके बाद अगर मैंने A डबल बॉन्ड यहां से लिया और सिंगल बॉन्ड यहां से लिया, या मैंने दो डबल बॉन्ड्स यहां से लिए, दो डबल बॉन्ड्स यहां से भी लिए, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां से लिया, एक सिंगल बॉन्ड यहां से लिया, तो इन तीनों केसेस में जो जियोमेट्री बच्चे आई वो भी लीनियर आई। इसका मतलब क्या है? चाहे आप सिंगल बॉन्ड्स लो, सिंगल बॉन्ड्स में सिग्मा बॉन्ड्स लो, यहां पे मैं लिखूंगा ये बच्चे सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई तो ये पाई। तो ये चौनवनी मज गोडनु केस दोनवे बॉन्ड सिग्मा। अगर बच्चा दोनवे बॉन्ड सिग्मा अमुक मतलब वो गोबरा ये क्या लीनियर, मगर युथी में जब मैंने इसमें देखा यहां से भी एक पाई बॉन्ड, ये ज पाई बॉन्ड, ये एक ही साइड से दो पाई बॉन्ड्स है, तो इसकी ज्योमेट्री भी बच्चे क्या आई? लीनियर। इसका मतलब पाई बॉन्ड के होने से या ना होने से कोई फर्क ज्योमेट्री पे नहीं पड़ता। इट इज द सिग्मा बॉन्ड विच एक्चुअली डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां से ये पॉइंट इसने बोला ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय द सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड। और इसने बोला जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, पॉइंट वन बे यम ते मल्टीपल बॉन्ड्स आसन, चाहे डबल या ट्रिपल, इनको हम बोलेंगे सिंगल सुपर बॉन्ड पेयर्स। इनको हम एज्यूम करेंगे एज अ सिंगल बॉन्ड्स जब भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो वेस्पर थ्योरी ने 4 पॉइंट्स बोले, ये 2 पॉइंट जो थे।
इट इज़ बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि वैलेंस शेल में होते हैं, चाहे बॉन्डिंग हो नॉन बॉन्डिंग हो। दूसरी बात बच्चे, हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि अचीव करे ऐसी जियोमेट्री जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम हो और बॉन्ड डिस्टेंस मैक्सिमम हो। उसके बाद जियोमेट्री जो भी होती है मॉलिक्यूल की उसे डिसाइड करता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं करता। उसके लिए मैंने रीज़न बोला, इसकी जियोमेट्री भी लीनियर थी। फिर जब आपने पाई बॉन्ड लिया, सबकी जियोमेट्री लीनियर ही थी। और लास्ट वाली बात इसने बोला, जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको सिंगल सुपर बॉन्ड पेयर्स एज्यूम कर लो। assume these bonds are just like sigma bonds for deciding the geometry। क्लियर? क्योंकि जियोमेट्री पे पाई बॉन्ड इफेक्ट नहीं करता, ओनली सिग्मा बॉन्ड जो है वो डिसाइड करता है जियोमेट्री को। और इस क्वेश्चन का जो लास्ट सेगमेंट है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग CH4 वाटर PCl5, इसको यहां पे लिखते हैं CH4 वाटर PCl5, शायद BF3 है और CO2 है। यस, नाउ लुक, अगर मैं CH4 की हाइब्रिडाइजेशन देखूं और इसकी शेप देखूं, दिस इज AB4L0। इसका जो स्टीरिक नंबर बच्चे आएगा वो 4 आएगा। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, और चूंकि इसमें लून पेयर 0 है तो इसमें जो जियोमेट्री होगी वो बच्चे शेप के बराबर होती है और वो आएगी टेट्राहेड्रल। और अगर वो टेट्राहेड्रल आएगी, इसका जो बॉन्ड एंगल थीटा होगा दैट विल बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। पहला। दूसरी बात, अगर वाटर है इस विल बी AB2L2, इसमें भी स्टीरिक नंबर बच्चे 4 आएंगे और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी अगेन sp3 आएगी, बट लेकिन इसमें लोन पेयर बच्चे 2 है तो इसकी जियोमेट्री जो होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल, लेकिन जो इसकी शेप होगी ये आपस में बराबर नहीं होगी और ये होगी बेंट। और इसका जो बच्चे थीटा होगा साइस गोबरा 1 डिग्री। समझ आवा? 120 डिग्री से भी कम ही होगा। वेट 120 डिग्री नहीं होगा, माय बैड। बेंट है ये, जो इसका बॉन्ड एंगल होगा ये 104 कुछ होगा, 104.5 डिग्री कुछ होगा ऐसे। अगर PCl5 की बात करें, दिस इज AB5 और L होगा इसमें बच्चे 0। इसका जो स्टीरिक नंबर आएगा दैट विल बी 5 और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d और इसमें लोन पेयर जो बच्चे होंगे दैट विल बी 0। इसका मतलब जो इसकी जियोमेट्री होगी वो शेप के बराबर होगी और उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल TD। और इसका जो बॉन्ड एंगल्स होगा, बॉन्ड एंगल्स इसमें 2 तरीके के होंगे, एक तो 120 के होंगे और साथ में इसमें 180 के भी होंगे या 90 भी आप काउंट कर सकते हो। नाउ अगर मैं BF3 की बात करूं, दिस विल बी AB3L0। इसका जो स्टीरिक नंबर आएगा वो बच्चे 3 आएगा। जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आएगी sp2। जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो एग्जैक्टली लोन पेयर, वो एग्जैक्टली शेप के बराबर आएगी, बिकॉज इसमें लोन पेयर का जो वैल्यू है दैट इज 0। तो इसकी शेप जो होगी ट्राइगोनल प्लेनर और इसकी बॉन्ड एंगल होगी बच्चे 120 के बराबर। नाउ लास्ट में CO2 में क्या होगा, AB4 मैं सीधे बनाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका स्टीरिक नंबर बच्चे 4 आएगा। ओह वेट, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 और इसमें लोन पेयर तो 0 होंगे कार्बन के पास। तो जो इसकी जियोमेट्री होगी वही एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, शेप के बराबर होगी, और वो किसके बराबर, लीनियर के बराबर। तो ये कुछ 5 मॉलिक्यूल्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो इनको एक दफा और देख लो। इसके बाद एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ CH4 विद हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जरा बच्चे यहां पे देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मर्जिंग। हाइब्रिडाइजेशन इज मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, merging of atomic orbitals
हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी बच्चे क्या होती है, सेम, या हम लिखेंगे सिमिलर एनर्जी। वो वाले ऑर्बिटल जिनके पास सिमिलर एनर्जी होती है वो आपस में हो जाते हैं मर्ज और वहां से बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप, इसका साइज, इसकी एनर्जी जो भी बनेंगे वो होते हैं सेम। पहली बात, मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम होगी वहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनकी शेप, जिनका साइज, जिनकी एनर्जी सेम होती है। और जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज होंगे वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई एम इन द क्लास, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, नाउ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो हाइब्रिडाइज होते हैं, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, ये दूसरे p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ, तो यहां से बच्चे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसका भी नाम sp होगा और इसका भी नाम sp होगा। इज दैट क्लियर? और अगर एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, तो यहां पे बच्चे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम sp2 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 होगा। अगर हमारे पास एक s और तीन p मिलेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो चार होंगे, क्योंकि चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर थी। तो यहां से बनेगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, दूसरा भी sp3, तीसरा भी sp3 एंड फोर्थ वन विल बी sp3। सबसे पहली बात, हमें CH4 की फॉर्मेशन को दिखाना है हाइब्रिडाइजेशन से, और हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिखाने हैं, और वो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यही होते हैं sp, sp2, sp3। इसे फिर से देखते हैं। ये मैंने जस्ट आपको ये समझाने के लिए बोला, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मर्जिंग होती है, जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है, वहां से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनका शेप, साइज, एनर्जी सब सिमिलर होता है। अगर मैं दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करूं, इनकी शेप, साइज और जो इनकी एनर्जी होगी सिमिलर होगी। अगर मैं तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करूं, इनकी शेप, इनकी एनर्जी और इनका साइज सब सेम होगा, सिमिलरली विद sp3। और जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच्चे आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, उनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं एग्जैक्टली उतने होते हैं जितने यहां पे मर्ज हुए हो गए। नाउ हमें CH4 की फॉर्मेशन देखनी है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जरा बच्चे मुझे बोलो, अगर मैं यहां पे CH4 की बात करूं, जो कार्बन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको थोड़ा देखते हैं। ये होगा 2s, ये होगा 2p। कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s, अगर मैं यहां पे लिखूं 1s2, 2s2 और 2p2, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 2p3, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान से देखो, मैं इसके रीजंस नहीं बताता हाइब्रिडाइजेशन की अभी, लेकिन अभी आप इस बात को फोकस में रखो कि हमें समझना क्या है। इन दोनों की एनर्जी टू सम एक्सटेंट सिमिलर है। ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, जिसे आप कहते हो मर्जिंग। जब ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, जिसे आप बच्चे मर्जिंग कहते हो, तो यहां पे आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, और इसका नाम होगा sp3,
इसका भी नाम होगा sp3, इसका भी नाम होगा sp3, इसका भी नाम होगा sp3, क्योंकि s का एक p के 3 ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हुए। अब इन चारों ऑर्बिटल्स, ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन चारों ऑर्बिटल्स की बच्चे जो एनर्जी होगी वो सिमिलर होगी। अब जब इनकी एनर्जी सिमिलर होगी, अब हाइड्रोजन का 1s में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1s में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होके हमारे पास CH4 की फॉर्मेशन बनेगी, जो कुछ यूं होगी। दिस विल बी द C। इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। वन विल बी लाइक दिस, another will be like this, third will be like this, and fourth will be like this। तो यहां पे बच्चे CH4, ये कार्बन के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp3, ये भी होगा sp3, ये भी होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां से बच्चे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होगा, वो यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा और यहां से आएगा, और यहां पे बॉन्ड बनेगा CH बॉन्ड, यहां पे भी CH बॉन्ड बनेगा, यहां से भी CH बॉन्ड बनेगा और यहां से भी CH बॉन्ड बनेगा। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन का 1s, दिस इज हाइड्रोजन का 1s, दिस इज हाइड्रोजन का 1s, दिस इज हाइड्रोजन का 1s। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ? s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ। और कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 4 बॉन्ड्स बनेंगे, जिनकी बॉन्ड एनर्जी, जिनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिनकी बॉन्ड लेंथ, ये सारी की सारी, चाहे डायपोल में व्हाटएवर, ये सारी की सारी चीजें क्या होगी? सेम। एक्चुअली दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ CH4। कार्बन हमारे पास जिनकी जो आपस में मर्ज हुए 4, अभी आपस में मर्ज क्यों हुए वो डिफरेंट इशू है, उस पर हम अभी नहीं जाते। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जिनकी एनर्जी शेप साइज सारे के सारे सेम, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ मिलके हमारे पास CH4 बॉन्ड बनाता, CH4 मॉलिक्यूल बनाता है, और जिसका स्ट्रक्चर बच्चे होता है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होती है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 190 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इज दैट क्लियर? तो हमसे इस क्वेश्चन में जो बच्चे पूछा गया था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ CH4 विद हाइब्रिडाइजेशन, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पे सिखाया। और हमसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा इसको सीख लो। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ, क्लियर? ये s है, दिस इज p। यहां से जो होगा, जब मर्जिंग इसकी होगी, तो यहां से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे जिनकी शेप जो बच्चे होगी वो एक जैसी होगी। क्लियर? दूसरा मैं बनाता हूं। अगर s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल्स के साथ मर्ज हुए, इसका मतलब s p p, और यहां से जब मर्जिंग होगी तो यहां से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनकी एनर्जी बच्चे सेम होगी, शेप सेम, साइज सेम। इसी तरह अगर मेरे पास s p p और p है, तो यहां पे बच्चे क्या होगा? यहां पे s ऑर्बिटल p p और p, एक s 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, तो बच्चे यहां पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनकी शेप साइज एनर्जी बच्चे सेम होगी। ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये आपस में कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे? जस्ट लाइक दिस, और यहां से ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp, और इसका नाम होगा sp, इसका भी नाम होगा sp, इसका भी नाम sp, इसका भी नाम sp। इनके बीच में जो थीटा होगा बच्चे 180 डिग्री होगा। जो इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो s कैरेक्टर होगा, परसेंटेज s, वो होगा 50%, जो परसेंटेज p होगा वो भी होगा 50%। इज दैट क्लियर? और जो s ऑर्बिटल होता है, ये होता है नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है बच्चे? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जो p ऑर्बिटल होता है, ये होता है डायरेक्शनल। और जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ध्यान से याद रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो डायरेक्शनल नेचर होता है, जो डायरेक्शनल नेचर होता है ऑफ s ऑर्बिटल, वो इंक्रीज होता है, और जो p ऑर्बिटल होता है
उसका एंगुलर नेचर इंक्रीज होता है, एंड एंगुलर नेचर ऑफ p ऑर्बिटल इंक्रीजेस। जब मर्जिंग होती है तो जो डायरेक्शनल नेचर होता है s ऑर्बिटल का वो इंक्रीज होता है, जो पहले नहीं होता है, जो पहले नॉन डायरेक्शनल होता है, और p ऑर्बिटल डायरेक्शन नहीं होता, p ऑर्बिटल डायरेक्शन होता है और इसका एंगुलर नेचर इंक्रीज होता है आफ्टर मर्जिंग। गोब्रावा समझ वर्ताम था सो गोब्रा ध्यान अम पत अगर अख s ऑर्बिटल तो ज p ऑर्बिटल पान वन मर्ज गसन अज बनन गोबर त्रे हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यमन त्रेन हाइब्रिड ऑर्बिटल आस नाव sp2 ये sp2 ये sp2 वन यमिस यमन बॉन्ड आसन बनावन यम करन पन्नन त्रेन हाइब्रिड ऑर्बिटल मैनेज इन दिस वे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आएगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो ऐसा आएगा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आएगा, और यहां पे बच्चे ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और यहां थीटा का वैल्यू 120 डिग्री आएगा और जो परसेंटेज s होगा वो 33% होगा और जो बच्चे परसेंटेज p होगा वो होगा 66%। आवा गोब्रा समझ इथे पे एस तो त्रे p ऑर्बिटल ये पान वन मर्ज गसन अद बन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनन यह थो नाव sp3, यह टेस्ट नाव sp3, इसका भी नाम sp3 होगा, इसका भी नाम होगा बच्चे sp3। तो यम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल करन तिथे पठन पान वन मैनेज जैसे मैंने CH4 में ऐसे दिखाया था। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ यूं होंगे, ऐसे ये मर्ज करेंगे जिसका थीटा होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इधर जो परसेंटेज s होगा बच्चे 25% होगा और जो परसेंटेज p होगा वो होगा 75%। वही मरो सब सवाल अगर बच्चे गोबरा जाए सवाल प्रसई थे ध्यान आराम सान बोझ अगर बह ये दपान थीटा 160 डिग्री 160 डिग्री थीटा तो परसेंटेज s 50% और यहां पे परसेंटेज s 33% है और थीटा है 120 डिग्री। ये परसेंटेज s 25% थीटा को कम अमुक मतलब गो इस एंगल बॉन्ड एंगल थीटा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज s कैरेक्टर्स। सो वुच अगर ये बॉन्ड एंगल 160 डिग्री अमुक मतलब क्या गो s कैरेक्टर परसेंटेज s कैरेक्टर 50%, मगर अगर परसेंटेज s कैरेक्टर 33% दैट मीन्स बॉन्ड एंगल थीटा का जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री है तो मुझे बोलो परसेंटेज s 50 से 33 डिग्रीज हुआ है तो थीटा का भी वैल्यू डिक्रीज हुआ है। अब यहां से लेके यहां तक देखो जो परसेंटेज s है वो 33% से 25% तक चला गया मतलब वो बॉन्ड अगर 120 डिग्री गोस वन बॉन्ड अगर 109 डिग्री को फर्दर डिक्रीज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहां तक हमारा ये वाला क्वेश्चन था, आई होप जो क्लियर हुआ। नाउ व्हाट इज डायपोल मोमेंट एंड कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल। यहां मैंने कुछ लिखा है डायपोल मोमेंट के बारे में, अब जल्दी जल्दी यहां से ये चीजें सीख सकते हो। इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल में ओवरऑल पोलैरिटी होती है उसका मेजर होता है डायपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हमारे पास H होगा और Cl होगा तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट वेक्टर आएगा इसका हेड टुवर्ड्स क्लोरीन होगा, टेल टुवर्ड्स हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। पहली बात। तीसरी बात, जो डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर होता है डायपोल मोमेंट की, लोन पेयर डायपोल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। अगर मेरे पास A है और ये लोन पेयर है तो डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे होगा अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। क्लियर? उसके बाद अगर म्यू का वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, और अगर म्यू का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल में नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब नॉन पोलर, अगर है तो पोलर। और जो इसका यूनिट होता है वो होता है डिबाई, एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। और जो Q होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, D होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और बॉन्ड लेंथ। और जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इंटू डेल्टा एक्स वो होता है डिफरेंट, वेट ये डिफरेंट नहीं, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। वेट
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना होगा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उतना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। और अगर दो वेक्टर्स आर प्रेजेंट तो जो म्यू आर रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट होता है दैट इज म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू 1 म्यू 2 कॉस ऑफ थीटा। और कॉस थीटा के वैल्यूज मैंने कुछ यहाँ पे लिखे 0 डिग्री सेल्सियस 1, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0, 120 डिग्री -1/2, 180 डिग्री -1। अब आप ही बोलो जब आप थीटा को बढ़ाओगे when you go from 0 डिग्री to 180 डिग्री what happens, cos थीटा का वैल्यू माइनस में चला आ रहा है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे माइनस बनेगा और डायपोल मोमेंट रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट का वैल्यू घट जाएगा। सो थीटा इंक्रीजेस म्यू डिक्रीजेस। क्लियर? लेकिन इस सब के लिए वेक्टर मस्ट बी सेम, दैट इज सराउंडिंग एटम्स मस्ट बी सेम, तब जाके आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे। कुछ भी नहीं है। जो डायपोल मोमेंट है इट्स अ मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। दूसरी बात इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे दिखाया। और एक चीज होती है डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर डायपोल मोमेंट, ये अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और उसके बाद अगर म्यू का वैल्यू 0 तो नॉन पोलर, नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर। और इसका यूनिट जो होगा डिवाइड 3.3 × 10⁻30। उसके बाद क्यों द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा दिस डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर और दोनों वेक्टर सिमिलर होने चाहिए, उसके बाद आप ये वाली इक्वेशन यूज करो। और यहां से जितना आप थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे उतना आपको डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट का वैल्यू कम आता जाएगा। अब यहां पे हमसे कंपैरिजन पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आप NH3 और NF3 के बीच में कंपैरिजन कर लो। अगर मैं NF3 और NH3 की बात करूं, दिस इज NH3 एंड दिस इज NF3, तो वेट, अगर मैं NH3 की बात करूं इसका स्ट्रक्चर पायरामिडल है, ये इसका लोन पेयर होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, NH और H लाइक दिस। और अगर मैं NF3 की बात करूं इसका भी एक लोन पेयर इधर, one fluorine, another fluorine and the third fluorine. Now my dear, अब बच्चे यहां पे कुछ चीजें हैं उसे सीखने की कोशिश कर ले। यहां पे जो डायपोल मोमेंट का वेक्टर होगा अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम वो मैंने ऐसे दिखाया और इसको कहते हैं LPDM, लोन पेयर डायपोल मोमेंट वेक्टर, LPDMV। अब यहां पे भी लोन पेयर डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे होगा, अगेन दिस इज LPDMV। नाउ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो कुछ यूं होगा डायपोल मोमेंट वेक्टर, कुछ यूं होगा और कुछ यूं होगा। और अगर मैं नाइट्रोजन फ्लोरीन की बात करूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस। इज दैट क्लियर? नाउ मुझे बोलो इस वाले केस में NH3 के केस में जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा इस NH और NH की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा और इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट, इसी डायरेक्शन में लोन पेयर डायपोल मोमेंट वेक्टर भी है। इसका मतलब एक दूसरे के साथ रेनफोर्स होके इसका जो डायपोल मोमेंट म्यू आएगा वो बहुत ही ज्यादा आएगा। लेकिन इधर आप देखो लोन पेयर डायपोल मोमेंट वेक्टर इज हियर और इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी लाइक दिस। इसके साथ डायपोल मोमेंट कैंसिलेशन होगी, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड। और यहां से बच्चे हम कहेंगे इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू दिस। तो NH3 की जो डायपोल मोमेंट होगा, NH3 का जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन द डायपोल मोमेंट ऑफ NF3। इसके बाद ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग विद द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज O2, F2, N2, C2, B2। कुछ नहीं करना। अगर हमारे पास वेट चलो मैं यहां पे लिखता हूं पहले। जब भी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रा करना होगा या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होगा तो हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। मैं शॉर्ट में बताता हूं। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखते हो ये हम लिखते हैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स भी और ये हम लिखते हैं अप टू बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स।
14 इलेक्ट्रॉन से पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखते हो एक तरीके से, और सिमिलर तरीका होता है, थोड़ी सी इसमें वेरिएशन होती है, और जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स आए उस केस में आप दूसरे तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखते हो। अब जो हमारे पास है O2, F2, N2, C2, B2, इन सब के लिए अगर मैं आपको बोलूं, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब मतलब क्या गो, ये जो तीन है इनके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएगी दैट विल बी फर्स्ट वन अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, और जो O2 एंड F2 है इसके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएगी दैट विल बी बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चे अगर आप यहां पे देखो दिस विल बी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है दिस विल बी बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आराम से देखो हमें क्या करना है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो जिनकी ओवरलैपिंग, जिनकी इंटरफेरेंस होती है। एमओटी में आपने सीखा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अगर मैं सबसे पहले N2C2B2, अगर मैं N2 की बात करूं, चलो पहले N2 की बात करें, उसके बाद C2 की बात करते हैं, उसके बाद B2 की बात करते हैं। अगर मैं बच्चे N2 की बात करूं, N2 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो मुझे इन ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। तो यहां पे बच्चे इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक, ये इसकी एमओटी डायग्राम होगी। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यहां पे लिखूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब आप देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px और उसके बाद पाई 2py। तो यहाँ पे आएगा पाई 2px, इसकी एनर्जी बराबर पाई 2py के बराबर। उसके बाद बच्चे आएगा सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे आएंगे 2 2 4 4 8 2 16 17 18 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और आप यकीन, आप यहाँ से देखो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो यहाँ से इनका इफेक्ट कैंसिल, इनका इफेक्ट भी कैंसिल। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इज दैट क्लियर? तो N2 के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 बॉन्ड्स होंगे, जिसको आप कहते हो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। फिर भी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, ये होता है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे N2 के केस में 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये तो इफेक्टिव हुए, ये तो कैंसिल ही हुए, इनको आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो बॉन्डिंग कितने आए? 2 2 2, तो 6 आए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, इट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आया। क्लियर? इसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं है, N2 है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। लेकिन N2 के बाद अगर मैं बात करूं C2 की, किसकी बात करूं? C2 की। तो C2 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे ना, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर ऐसे ही आएगी सिग्मा 2pz को छोड़ के। तो ये आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद आएगा भाई पाई 2px का 2 और पाई 2py का 2, और सिग्मा 2pz में कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक आए। तो यहां पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल करोगे। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ही 4 है, एंटी बॉन्डिंग 0, इट विल बी 4/2, दैट विल बी 2। तो C2 विल बी लाइक दिस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन है, क्या यहां हमने सुना है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है बाद में पाई, लेकिन मुझे बोलो बच्चे क्या यहां कोई बॉन्ड सिग्मा भी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे इसको आप घर में देख लेना। अब इसके बाद जो तीसरा दिया है इसने B2,
एंड आई होप B2 आप कर सकते हो। B2 के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए बस 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर? इसके बाद बच्चे हमसे पूछा गया है बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आती है, तो अगर हमारे पास O2 है तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे ये भूल गया है लिखना, यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसे बनेगा, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे बनेगा, ये होगा सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2p z 2p y x सिग्मा स्टार 2p z। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहां पे बच्चे O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 8, फिर 2 इधर, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसका मतलब मैं यहां पे लिखता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz, इसमें 2 आएंगे, उसके बाद पाई 2px में 2 और पाई 2py में 2, उसके बाद पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में 1। अब अगर आप काउंट करोगे तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 यहां तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब मान लो यहां पे जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये तो कैंसिल ही हुए, इनको कैंसिल करने की जरूरत है। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहोगे, कैंसिल 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 एंड कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब यहां पे बॉन्डिंग में 2 और 2, 3 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स में से एक कट जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 2, 4, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, तो ये आएगा 4/2, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चे O2 का आएगा 2 के पास, 2 के आसपास 2 ही आएगा। और इसके बाद और एक बात जो हमने पढ़ा होता है कि जिनमें जो डायमैग्नेटिक वही होते हैं जिनमें कोई अनप्योर इलेक्ट्रॉन ना हो। O2 16 है, 16 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो जो हम ट्रिक लगाते हैं जैसे कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो डायमैग्नेटिक होगा, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे यहां पे भी है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो कि अनप्योर होते हैं। क्लियर? नाउ क्या आप सिमिलर चीज F2 के लिए भी लिख सकते हो? F2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां पे 1 और 2, फिर ये चलो लिखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क। इज दैट क्लियर? नाउ सो इसके बाद कुछ है? नो। तो यहां तक जो हमने सीखा, दिस वाज द केमिकल बॉन्डिंग जस्ट फॉर द बोर्ड्स। तो थैंक्स, ये आपके लिए ओनली फॉर बोर्ड है, ओनली फॉर बोर्ड, ओनली फॉर बोर्ड। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है जो आपको कंपटीशन के लिए सीखने हैं, उनको टेस्ट करने के लिए, उनको सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्लियर?